अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स में मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है ये मॉर्फोलॉजी के मुतालिक है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। दो डेफिनेशंस हैं हमारे पास। द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, मतलब हमने इसमें यह पढ़ना है कि आपके वर्ड्स और फ्रेजेस जो हैं वो किस तरह से बन रहे होते हैं, और द सिस्टम ऑफ वर्ड फॉर्मिंग एलिमेंट्स एंड प्रोसेसेस इन अ लैंग्वेजेस। और अगर इसको भी अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा निज़ाम, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो है हम हम वर्ड्स को फॉर्म कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स को फॉर्म कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेसेस को फॉलो कर रहे होते हैं वर्ड्स को बनाने के लिए। तो उनको जो है उस सिस्टम को भी हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब मॉर्फोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो आपको समझना ज़रूरी है वो मॉर्फीम है। जैसे आपने देखा था फोनेटिक्स के अंदर, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के अंदर हमने जिस चैप्टर में ये बात की थी, तो उसके अंदर जो है हमने फनीम पढ़ा था। सो मॉर्फोलॉजी के अंदर मॉर्फीम जो है वो आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझ आनी चाहिए। अब इसको हम देखते हैं कि ये क्या है। दो डेफिनेशन हमारे सामने हैं। अ मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन, यानी कि ये सबसे छोटा यूनिट होगा जो हमें कोई मीनिंग दे रहा होगा या वो किसी ग्रामेटिकल फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा। और दूसरी अगर डेफिनेशन देखें तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, सेम बात है जो हमने अभी पहली डेफिनेशन में डिस्कस की है, दैट हैज इट्स ओन मीनिंग। यानी कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होना होगा लैंग्वेज का, और ये अपना कोई मीनिंग दे रहा होगा। एक सिचुएशन है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि या तो ये पूरा वर्ड होगा, यानी कि एक मॉर्फीम जो है वो एक वर्ड हो सकता है, और या फिर ये किसी वर्ड का हिस्सा होगा। दोबारा देखते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट हैज इट्स ओन मीनिंग, ईदर अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड। तो इससे हमें ये समझ आई कि मॉर्फीम जो है वो वर्ड भी हो सकता है, और मॉर्फीम जो है वो वर्ड का हिस्सा भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स में देखें, हमने दोनों दो एग्जाम्पल्स दी हैं। पहला वर्ड है रिन्यू। अगर इसको हम ब्रेक करें तो दो वर्ड्स हैं, री एंड न्यू। री का मतलब जो है अगेन होता है, दोबारा होना, एंड न्यू जो समथिंग दैट हैज रिसेंटली हैपेंड। सो इसमें आप देखें तो दो मिनिमल यूनिट्स जो हैं मिलकर हमें जो है वो एक वर्ड बनाकर दे रहे हैं। री जो है ये भी मॉर्फीम है, ठीक है। सो इस तरह दूसरे वर्ड पे अगर चाहे हम वॉकड है, वॉक, वॉक्स, वॉक्ड, ठीक है। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमें, डिफरेंट फॉर्म्स हमें नजर आ रही हैं। और वॉक बेसिकली वर्ब है, एक्शन को शो कर रहा है, ग्रामेटिकल फंक्शन है। और जब हमने ईडी, वॉक के साथ ईडी जब वॉक है तो वो प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, लेकिन हम ईडी लगा रहे हैं तो इसका मतलब है वो पास्ट एक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे मीनिंग की बजाय हम क्या कर रहे हैं, ग्रामेटिकल फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें हमने देखा कि जो मॉर्फीम होता है या तो वो मीनिंग को क्लियर कर रहा है या वो किसी ग्रामेटिकल फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अब हम टाइप्स ऑफ मॉर्फीम पर आते हैं। दो तरह की टाइप्स हैं। एक मॉर्फीम जो है वो फ्री कहलाता है, और दूसरा जो है वो बाउंडेड मॉर्फीम कहलाता है। फ्री मॉर्फीम देखें, बिल्कुल सिंपल, इसको इस तरह से समझ लें कि जैसे हमारे पास क्लॉजेज होती हैं, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो फ्री होगी क्लॉज। तो इसी तरह मॉर्फीम में भी आप ये समझने के लिए कि फ्री मॉर्फीम जो होता है वो इंडिपेंडेंट मॉर्फीम होता है, यानी कि उस मॉर्फीम को किसी और की मदद की जरूरत नहीं होती, वो अकेला भी एक वर्ड के तौर पर प्रेजेंट हो सकता है। जैसे एग्जांपल्स में न्यू है, सो न्यू जो है अकेला वर्ड है, ये मॉर्फीम भी है। टूअर है, ये अकेला वर्ड है और ये मॉर्फीम भी है। सो अगर एग्जांपल्स में डिटेल में अगर हम समझने की कोशिश करें तो याद रखिए कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं
नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, आर्टिकल्स हैं, इंटरजेक्शंस हैं, कंजंक्शंस हैं। ये सारे जो हैं ये फ्री मॉर्फीम्स होते हैं, क्योंकि ये अकेले वर्ड के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। बाउंडेड मॉर्फीम या बाउंड मॉर्फीम जो है उसको अगर हम देखें तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होती है, यानी कि वो अकेले जो है कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रही होती। तो ये मॉर्फीम जो है ये अकेले जो है वर्ड नहीं हो सकता, अकेला वर्ड नहीं होगा। इसको ये क्या करेगा, ये किसी दूसरे वर्ड्स के साथ ये अपने आप को कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल्स में अगर आप देखें, आप देखें री, ये सफिक्स है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस जो होते हैं, जितने भी होते हैं, ये बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं। और याद रखिए कि ये अकेले वर्ड के तौर पर नहीं आ सकते, ये हमेशा वर्ड का हिस्सा होते हैं। एग्जाम्पल्स में देखें, री है, आई एस टी इस्ट है, जैसे हम जो है एडजेक्टिव्स में हम ये यूज करते हैं। ईडी है, ये हम पास्ट फॉर्म्स के अंदर हम यूज करते हैं। एस जो है हम प्लूरल्स बनाने के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो याद रखें, बाउंड बाउंड मॉर्फीम जो होता है वो अकेला वर्ड नहीं होता, ये किसी वर्ड का हिस्सा होता है, जस्ट लाइक डिपेंडेंट क्लॉज। और इसमें अफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस जो हैं ये तमाम जो हैं ये बाउंड मॉर्फीम होते हैं। अब एक और टर्मिनोलॉजी को आपने जहन में रखना है, वो है स्टेम वर्ड। स्टेम देखें, आप ये समझ लें कि अ, कोई वर्ड है और उस वर्ड में से आप सफिक्सेस को और प्रीफिक्सेस को जब अलहदा कर देंगे तो बाकी जो अ, हिस्सा बच जाएगा उसको हम स्टेम वर्ड कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर आप देखें, अनड्रेस्ड है और दूसरा वर्ड हमारे पास केयरलेसनेस है। सो इस अनड्रेस्ड के अंदर जो है अन एक अलहदा वर्ड, अलहदा मॉर्फीम है, ड्रेस एक अलहदा मॉर्फीम है, और ईडी जो है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, वो एक अलहदा मॉर्फीम है। ठीक है, तीन मॉर्फीम्स इसके अंदर मौजूद हैं। अन जो है वो बाउंड मॉर्फीम है, क्योंकि बगैर ड्रेस के, जब तक ये ड्रेस के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, इसका कोई मीनिंग, ये मीनिंग नहीं देगा, तो ये प्रीफिक्स है। ईडी जो है वो बाउंड मॉर्फीम है। ठीक है, और ड्रेस जो है वो फ्री मॉर्फीम है। जो ईडी है वो सफिक्स है, अन जो है वो प्रीफिक्स है। और जो ड्रेस है वो, अगर देखें अन को भी हटा दें और ईडी को भी हटा दें तो ड्रेस फिर भी हमें मीनिंग दे रहा है, ये अकेले वर्ड के तौर पर आ सकता है। क्लियर होगी बात? इसमें आप देखें, इस अनड्रेस्ड के अंदर हमारे पास बाउंड मॉर्फीम भी है और फ्री मॉर्फीम भी हमारे पास मौजूद है। इसी तरह अब आगे, तो इसमें अगर हम स्टेम देखेंगे तो जो ड्रेस है वो स्टेम है। हमने क्या कहा था कि हम प्रीफिक्स को हटा दें और सफिक्स को हटा दें, तो जो बाकी बचेगा वो क्या कहलाएगा, उसको स्टेम कहेंगे। तो अनड्रेस के अंदर ड्रेस जो है वो हमारा स्टेम वर्ड है। इसी तरह केयरलेस को देखें, केयर है, लेस है और नेस है। लेस भी सफिक्स है, क्योंकि आपको पता है वर्ड के बाद जो चीज कनेक्ट होगी वो सफिक्स होती है, जो पहले होती है वो प्रीफिक्स होती है। इसी तरह नेस जो है वो भी हमारा सफिक्स है। ये दोनों बाद में वर्ड के बाद कनेक्ट हो रहे हैं, बाउंड मॉर्फीम है ये दोनों। फ्री मॉर्फीम जो है वो यहाँ पर केयर है। जब हम लेस को भी निकाल देंगे और नेस को भी निकाल देंगे तो बाकी बचेगा केयर। केयर जो है हमारा स्टेम वर्ड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई वर्ड दिया जाए और आपको कहा जाए कि भाई इसमें से बताएं कि बाउंड मॉर्फीम कौन सा है, फ्री मॉर्फीम कौन सा है और उसमें स्टेम कौन सा है, तो आपको ये क्लियरली आना चाहिए। एग्जाम में आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं जी फ्री मॉर्फीम की काइंड। दो तरह की इसकी काइंड्स होती हैं, एक लेक्सिकल मॉर्फीम होता है और दूसरा फंक्शनल मॉर्फीम होता है। लेक्सिकल मॉर्फीम जो है इसके अंदर, जैसे आपको पता है कि जो फ्री मॉर्फीम्स हैं, हमने जनरली ये बात की थी कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, याद रखिए ये चार पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोबारा बता रहा हूं, नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स
एंड एडवर्ब्स, ये क्या होंगे? ये लेक्सिकल मॉर्फीम्स होते हैं। क्यों? बिकॉज दे कैरी द मोस्ट कंटेंट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, कि क्या कर रहे होते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो मोस्टली आपको देखिए, नाउन के बगैर आपका सेंटेंस बनता हुआ नजर नहीं आता। वर्ब नहीं है, नो वर्ब नो सेंटेंस। एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स जो हैं वो भी सेंटेंस का हर दफा बेशक हिस्सा ना हो, लेकिन मेजॉरिटी अगर सेंटेंस बनेगा तो उसमें नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स जो हैं, मोस्टली कंटेंट जो होगा किसी भी सेंटेंस का वो इन्हीं के थ्रू प्रेजेंट हो रहा होता है। तो ये मॉर्फीम्स जो किसी सेंटेंस के मोस्टली कंटेंट को कवर कर रहे होते हैं, इनको हम लेक्सिकल मॉर्फीम्स कहते हैं। लेक्सिकल मॉर्फीम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना मीनिंग चेंज कर सकते हैं जब वो किसी दूसरे मॉर्फीम के साथ कनेक्ट होते हैं, बट दे फ्री मॉर्फीम्स विल स्टिल फॉर्म द कंटेंट ऑफ सेंटेंस। मतलब उनके जो फ्री मॉर्फीम होते हैं वो फिर भी कंटेंट जो है सेंटेंस के मोस्टली कंटेंट का हिस्सा बन रहे होते हैं, मोस्टली कंटेंट जो है वो उसी से प्रेजेंट हो रहा होता है। फंक्शनल मॉर्फीम जो है उसके अंदर आप देखिए फंक्शन से मतलब कोई फंक्शन होगा, कोई उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आर्टिकल्स आ जाएंगे, उसमें कंजंक्शंस आ जाएंगी, उसमें प्रपोजिशंस आ जाएंगी और प्रोनाउंस आ जाएंगे। ये चार जो है आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, प्रपोजिशंस एंड प्रोनाउंस, ये क्या कर रहे होते हैं, ये वर्ड के मीनिंग को सिंपली क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे रादर देन सप्लाइंग द रूट मीनिंग। ठीक है, ये रूट मीनिंग नहीं दे रहे होंगे, ये बल्कि क्या कर रहे होंगे, सिर्फ मॉडिफिकेशन, कुछ तब्दीलियां कर रहे होंगे। सो इसलिए इनको हम फंक्शनल मॉर्फीम कहते हैं। और जो फंक्शनल मॉर्फीम्स होते हैं इनको हम क्लोज क्लास कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कि न्यू फंक्शनल मॉर्फीम्स कैन नॉट नॉर्मली बी क्रिएटेड, कि इनसे फंक्शनल मॉर्फीम्स जो होते हैं ये नए मॉर्फीम्स को बनाने में हेल्प नहीं कर रहे होते, इनसे नए मॉर्फीम्स नहीं बन रहे होते। जो इससे पहले हमारे लेक्सिकल मॉर्फीम था उस वो क्या था, वो ओपन था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ओपन मॉर्फीम और क्लोज मॉर्फीम का क्या मतलब है, सो ओपन का मतलब ये है कि उस मॉर्फीम से आप नए कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, और जो क्लोज है उसका मतलब ये है कि वो सेपरेट तो रहेगा, अलहदा स्टैंड कर सकता है, लेकिन वो नए मॉर्फीम्स या नए वर्ड्स को बनाने में कोई हेल्प नहीं देगा। अब आ जाते हैं जी बाउंड मॉर्फीम की तरफ। बाउंड मॉर्फीम हमने क्या कहा था कि बाउंड मॉर्फीम जो है वो अकेला स्टैंड नहीं कर सकता, उसे किसी ना किसी की कनेक्शन की, किसी ना किसी के ताउन की, हेल्प की जरूरत होती है। इसमें दो तरह के मॉर्फीम्स हैं, डेरिवेशनल होता है और दूसरा जो है आपका इन्फ्लेक्शनल होता है। अब देखते हैं कि ये दोनों क्या है। डेरिवेशनल मॉर्फीम जो है वो ऐसा मॉर्फीम होता है कि जो नया वर्ड बना, हम कहते हैं ना डिराइव, आपने हमने इस चीज को डिराइव किया है यहां से। ठीक है, सो डेरिवेशन का यहां पर मतलब यह है कि आप जो है डिराइव कर रहे हैं कि आप मजीद उस मॉर्फीम से मजीद वर्ड जो हैं वो आप क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो डेरिवेशनल मॉर्फीम होता है, ये जो आपके प्रोडक्टिव वेज टू क्रिएट न्यू वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज में, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉर्फीम्स में से आता है। यानी कि आप बेतहाशा जो वर्ड्स, नए वर्ड्स जब आपकी लैंग्वेज में आएंगे, नए वर्ड्स जब आप बनाएंगे, तो बेसिकली वो डेरिवेशनल मॉर्फीम ही रोल प्ले कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखें सो उसमें हमारे पास जैसे आप देखें नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। अब देखें, आपने क्रिटिसाइज या क्रिटिक से जो है आपने क्रिटिसिज्म निकाला है, आपने वर्ब देखें, वर्ब जो है क्रिटिसाइज किया है। इसी तरह आपने सेम उसी वर्ड से एडजेक्टिव क्रिटिकल बना दिया। तो आप अगर गौर से देखें तो क्रिटिक, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज, क्रिटिकल, ये सारे क्या हैं, ये डेरिवेशनल मॉर्फीम्स हैं। आई एस एम लगा, इज्म लगा, तो एक नया वर्ड मॉर्फीम बन गया। क्रिटिसाइज हुआ तो एक नया मॉर्फीम बन गया, एक नया वर्ड बन गया। और क्रिटिकल में भी यही हुआ। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम क्या होता है कि ऐसे मॉर्फीम्स
जो कि नए वर्ड्स को नहीं बना सकते, और वो सिर्फ क्या करते हैं, वो एक शिफ्ट क्रिएट करते हैं, वर्ड की फॉर्म में कोई तब्दीली को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और ये बेसिकली इनकी ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज को ये इनका फोकस जो है ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज पे होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कहा लाइक, आई लाइक, और ही लाइक्स। सो इसमें क्या हुआ आपका, सॉरी, इसमें अगर हम देखें तो जैसे वॉक से वॉकड हुआ, टेंस का चेंज आ गया। इसी तरह देखें, आपने कहा स्मॉलर से स्मॉलर हुआ या स्मॉलेस्ट हुआ, तो क्या हुआ, कंपैरिजन में आप आ गए। और इसी तरह नंबर है, जैसे आप गर्ल से गर्ल्स हो गया या स्कूल से स्कूल्स हो गया, तो ये सारे क्या हैं, इसकी क्या हो रही है कि ये बेसिकली प्रॉपर्टीज में शिफ्ट आ रही है, कि सिंगुलर से प्लूरल हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में जा रहा है। और टेंस में भी आप देखेंगे, टेंस की शिफ्ट को भी आप लेकर आ सकते हैं, प्रेजेंट से पास्ट टेंस शो हो रहा है। तो ये बेसिकली ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज को इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम जो होते हैं, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम जो होते हैं, वो कवर कर रहे होते हैं। अब देखिए, जैसे नाउन है, सिस्टर आपका सिंगुलर है तो एस लगाने से प्लूरल हुआ, इसका मतलब है शिफ्ट आई, आपकी जो नंबर है उसमें शिफ्ट आया है। लाइक से लाइक्स हुआ, शिफ्ट आया है। एडजेक्टिव है, लाउड से लाउडेस्ट हुआ, तो ग्रामेटिकल फॉर्म में शिफ्ट आ रही है। क्लियर होगी बात आपको? सो आज का हमारा यही लेक्चर था। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।